हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि यूपीएससी एडी कोस्ट के साथ जो नोटिफिकेशन में निकला था उसी का पेपर सेम डे जिस दिन यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कोस्ट का पेपर हुआ था। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर कोस्ट का जो पेपर था वो सेकेंड शिफ्ट में था और फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी उसमें यूपीएससी ने इसी का असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पेपर कंडक्ट करवाया था। तो ये पेपर मुझे मिला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके आंसर की और इसके पेपर पैटर्न को अपन रिव्यू करें और आपके लिए आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए ये पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मुझसे कई बार सब यही पूछते रहते हैं कि सर आप जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर पाते हैं। उसका सिंपल सा कारण है कि आपको आपका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम पढ़ाई जो करते हैं सीए या सीएमए की, वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ाई करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। हाल ही में ये बात है कि रिसेंटली कुछ एमसीक्यू पैटर्न ऐड हुआ है, बट हमें ये नहीं पता होता है कि एमसीक्यू में किस टाइप के एमसीक्यू बनेंगे, किस लेवल के बनेंगे, सीलिंग लिमिट बनेगी, अमेंडमेंट बनेगा या फिर क्या नाम बनेगा, किस तरीके से जो पैटर्न है वो रहेगा। और इसी वजह से जो है वो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लैग कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर कोस्ट का और इसका असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर का रिजल्ट आ चुका है और अब इसका इंटरव्यू होना बाकी है। यहाँ से जो है वो काफ़ी जो बच्चे हैं उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग में उनका नाम आया है यूपीएससी एडी कोस्ट के इंटरव्यू के लिए भी और असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो एक स्टूडेंट का जो पेपर है उसी को अपन एनालिसिस करेंगे। मैंने आंसर्स जो है वो मार्क किए हैं, ठीक है। तो अपन पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर क्या होगा, जो मुझे मेरे अनुसार लगता है। बाकी देखो, जो फाइनल आंसर होगा वो यूपीएससी बताएगी, ऐसा तो नहीं कि जो मैं कह दूंगा वो कंफर्म सही है। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब आपको लगेगा वाकई में कि इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है किसी क्वेश्चन में आंसर गलत है मेरा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन था हमारा जीएसटी का कि जीएसटी कंपनसेशन सेस under the GST compensation to state act 2017 for the purpose of providing compensation to the state for loss of revenue arising on account of implementation of GST was initially levied for a period of। आपको पता है कि इनिशियली जो GST जो कंपनसेशन सेस लगाया गया था वो कितने साल के लिए लगाया गया था? 5 साल के लिए लगाया गया था। तो ये आंसर जो है वो मैंने पहले से टिक कर रखा है। The maximum aggregate turnover of the preceding financial year of a registered person for the purpose of availing composition levy। कंपोजिशन के लिए क्या लिमिट है हमारी? 1.5 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन जो है वो जीएसटी की अपनी जो नोट्स की बुक है उस पर पेज नंबर 54 पे दे रखा है। मैंने बाद में ये लगाया नहीं क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है लगभग मोस्टली अपनी नोट्स की बुक्स में से हम, ठीक है। एक्स लिमिटेड सप्लाई प्रोडक्ट टू वाई लिमिटेड एट ₹5 लाख। एक्स ने वाई को प्रोडक्ट सप्लाई किया 5 लाख रुपए में एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेज। एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ए सब्सिडी ऑफ ₹10,000 इन रिलेशन टू द अबव प्रोडक्ट फ्रॉम एन एनजीओ ओन बाय ए लीडिंग प्राइवेट सेक्टर आईटी कंपनी, ठीक है। 10,000 रुपये की सब्सिडी मिली। द प्राइस ऑफ ₹5 लाख गिवन अबव इज अराइव्ड एट आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी ऑफ ₹10,000 एक्सप्लेन्ड अबव। जो 5 लाख रुपए का जो अमाउंट आ रहा है वो 10,000 रुपये की सब्सिडी घटाने के बाद आ रहा है, ठीक है। IGST ऑफ ₹80,000 ऑन दी सप्लाई चार्ज सेपरेटली इन द टैक्स इनवॉइस, और उस पर सेपरेटली 80,000 का IGST चार्ज किया गया। पूछ रहा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट। CGST एक्ट के अनुसार जो टैक्स की जो सप्लाई है, टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी रहेगी? तो टैक्सेबल वैल्यू इसमें कितनी आएगी? 5 लाख रुपए आएगी। एज पर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट 2017 ए नोटिफाइड पर्सन हैज टू डेड टैक्स एट द एप्लीकेबल रेट फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। यानी CGST में TDS कब काटते हैं अपन? तो 2.5 लाख रुपए की जो लिमिट होती है उस पर अपन TDS काटते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन GST के चल रहे हैं। Every registered person who has been granted registration with effect from a date earlier than date of issuance of certificate of registration to him may issue a particular document in respect of taxable supply effected during the period starting from the effective date of registration
टिल द डेट ऑफ इश्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ उससे पहले अगर कोई बंदा अगर सप्लाई करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो वो क्या इशू करेगा, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। क्या आता है उसका आंसर, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जब तक कि सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जीएसटी से ये, ऑन कंक्लूजन ऑफ ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, द प्रॉपर ऑफिसर हैज टू इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अबाउट द फाइंडिंग, हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड द रीजन्स फॉर सच फाइंडिंग। यानी ऑडिट जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो कितने दिन के बाद में अपनी जो भी फाइंडिंग है ऑडिट की वो उस पर्सन को बताएगी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेगी, विद इन 30 डेज में। ठीक है, ये भी जीएसटी का क्वेश्चन था। अगेन, जीरो रेटेड सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आईजीएसटी एक्ट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। जीरो रेटेड सप्लाई का मीनिंग क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस या बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन टू ए सेज डेवलपर, सेज को सप्लाई करना क्या जीरो रेटेड में आता है। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन टू ए सेज यूनिट, या सेज यूनिट को जो सप्लाई करते हैं वो उसमें आएगा। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 दोनों डेवलपर को भी करते हैं तो भी जीरो रेटेड बनते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस करते हैं तो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आता है, और सेज यूनिट को जो करते हैं वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, Rule 30 of the CGST Rule 2017 provides for determination of value of supply of goods or service or both based on cost. As per this rule, the value of supply of goods or service or both shall be determined on the basis of a specified percentage of the cost of production. Cost of production जो अपन निकालते हैं अगर खुद के लिए अपन करते हैं तो फिर वहाँ पर जो रूल 30 के अनुसार जो परसेंटेज लेते हैं वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की वो कितनी लेते हैं अपन, 110% लेते हैं। Next, on the basis of section 10 of the IGST Act, what is the place of supply of goods taken on board at New Delhi railway station for a train departing from New Delhi to Thiruvananthapuram, Kerala via Kota, Rajasthan, Udi and Karnataka? Such goods were sold to the passenger within this train at Kota and Rajasthan. ये कह रहा है जी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है और आपकी ट्रेन बोर्ड स्टार्ट होती है कहाँ से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो मेरा आंसर क्या होगा, दिल्ली आपका आंसर होगा। व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन ए कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई पे जो है वो टैक्स रेट कौन सी एप्लीकेबल होगी, टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, जो प्रिंसिपल सप्लाई की होगी वही जो है टैक्स रेट हमारी मेन की मानी जाएगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे ही अब ये ऑडिट का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे यानी 10 क्वेश्चन जीएसटी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें कंपोजिशन सप्लाई भी आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई भी आ गया, जो वैल्यूएशन ऑफ सीजीएसटी रूल्स के भी क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी क्वेश्चंस आ गया, इनवॉइस का भी क्वेश्चंस आ गया, थ्रेशोल्ड लिमिट का भी क्वेश्चंस आ गया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन टीडीएस का भी क्वेश्चंस आ गया। यानी लगभग अगर अपन करें तो मोटा मोटा 90% टॉपिक उसने जीएसटी के कवर कर दिए। अब आता है ऑडिटिंग की, ये कह रहे जी ऐसे जो है ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे कौन सा होता है, ऐसे 230। ठीक है, ये तो आपको पता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है। ऑडिट प्लानिंग हेल्प्स द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट, बिल्कुल करेक्ट है। Audit planning is not a discrete phase of an audit but rather a continual and interactive process. Continue process है तो both 1 and 2 दोनों जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क के बारे में बताइए। तो ऑडिट रिस्क के बारे में ये क्या पूछ रहा है हमसे, विच इज करेक्ट, करेक्ट क्या है, क्योंकि ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, वो कभी करेक्ट पूछता है कभी इनकरेक्ट पूछता है। तो ऑडिट रिस्क के बारे में क्या करेक्ट है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द statutory auditor gives an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated। ठीक है, तो मेरा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट हो जाएगा इसमें, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कंसिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेड बाय ए स्टडी ऑफ पॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो ऐसी ऑडिट टेक्निक को, ऑडिट एविडेंस की टेक्निक को क्या बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं अपन।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम किसको कॉस्ट कंसिडर करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसिडर करते हैं। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर सभी बता रहा हूँ। जो इन्होंने भी पेपर दिया है, जिनका हुआ है नहीं हुआ है, वो अपने आप को इससे इवैल्यूएट कर ले, आप लोगों को पेपर का लेवल पता चल जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट करेक्ट, क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट, ये गलत है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑडिटर की होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्लाइंट दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन शेल बी एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर व्हेन द ऑडिटर हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड दैट मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन द एग्रीगेट आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कौन सी ऑडिट ओपिनियन दी जाती है जब ऑडिटर को लगता है कि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस जो है वो मिस स्टेटमेंट जो है उन्होंने किया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो परवेसिव टाइप के हैं, तो उसको कौन सी ओपिनियन देगा, वो एडवर्स ओपिनियन देगा उस केस में। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑडिटर हैव टू सी दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड कन्फर्म टू द relevant provisions of the statutory enactment and in accordance with the financial rules and regulation framed by the competent authority। इस केस में ऑडिटर जो है वो किस तरह की ऑडिट कर रहा है, तो इसमें आएगा ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर आएगा इसमें आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। पहला, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑडिट करते टाइम पे एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और रेगुलेशन इन द केस ऑफ स्कूल और कॉलेज एंड नोट ऑल द प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंट। बिल्कुल आपको ट्रस्ट डीड चेक करनी चाहिए स्कूल की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। दूसरा, वेरीफाई दैट द प्रोविडेंट फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड इन अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी, बिल्कुल ये भी आपकी ड्यूटी है। तीसरा, confirm that the caution money and other deposit paid by student on admission have been shown as an asset, asset नहीं होगा liability होगा, ये गलत है। तो करेक्ट क्या हुआ मेरा, फर्स्ट एंड टू, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये किसका क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये कह रहा है आर करेक्ट, क्या करेक्ट इसमें, ओवर करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना। करेक्ट में क्या आ जाएगा, overdue debt for a period from 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor of a cooperative society। बिल्कुल करेक्ट बात है। 6 महीने से ज़्यादा और 5 साल तक है और 5 साल से ज़्यादा है तो उसको क्लासीफाई करके ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट है एन ऑडिटर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी विल हैव टू असर्टेन इन जनरल हाउ फार द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप हैव बीन अचीव्ड इन द कोर्स ऑफ इट्स वर्किंग, कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो ऑब्जेक्टिव क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा कर रही है। ये दोनों चीज़ हमको जो है वो करेक्ट लग रही है, इसलिए 1 और 4 इसमें करेक्ट होगा, बाकी सेकेंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फॉर्म्ड एज सोसाइटी, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के बारे में क्या पूछ रहे हैं, इसमें भी करेक्ट पूछ रहे हैं। करेक्ट में जो मेरा आंसर है असर्टेन गवर्निंग लेजिस्लेशन ऑफ सोसाइटी दैट इज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी एप्लीकेबल स्टेट लॉ अंडर विच इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। पहला तो ये आपको ये असर्टेन करना है कि जो सोसाइटी बनी है वो इसमें रजिस्टर्ड है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, ascertain whether it is also registered under relevant provision of income tax act which may it eligible for tax exemption on its income। आपको ध्यान है इनकम टैक्स में सेक्शन 12 जो होता है वो इसी चीज़ का होता है, टैक्स एग्जम्पशंस का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट टू द बैंक एवरी ईयर लेटेस्ट बाई। ये क्वेश्चन बहुत जनरली जो है ज़्यादातर बच्चों को गलत होता है क्योंकि ये हमारे, मुझे लगता नहीं है कि मतलब किसी को इस बात की नॉलेज होगी। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो LFAR है वो बैंक हर साल कब सबमिट करता है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, बैंक को कब सबमिट करेगा, 30 जून से पहले सबमिट करेगा, तो इसमें आंसर होगा 30 जून। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फॉरेंसिक ऑडिट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉरेंसिक ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ट्रू एंड फेयर, ये तो फाइनेंशियल ऑडिट का होता है। द वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड ओडियर, मीन्स ओडियर का मतलब क्या होता है, टू हियर, सुनना, ठीक है। तो ये आंसर इसमें करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट, द ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड बाय ऑडिटर when he is completely satisfied that there is nothing objectionable in the books of account is known as। जब किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आप कौन सी रिपोर्ट दोगे, स्टैंडर्ड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, इसमें ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंडिविजुअल फॉर्म्ड ए प्राइवेट कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन असिस्टेड बाय ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। 3 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। They did not mention name of first director of the company nor was any provision made in the articles of provision for their appointment। ना तो उन्होंने कोई फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट किया, ना ही कोई आर्टिकल्स में उसका कोई प्रोविजन किया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट हु शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, जो सब्सक्राइबर है वही क्या माने जाएंगे, नॉमिनी क्या बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। तो ऑल 3 सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वही क्या माने जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। According to explanation to section 32 of the Companies Act 2013, which one of the following prospectus does not include complete particulars of the quantum or price of the security included therein? कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो क्वांटम और प्राइस की डिटेल इंक्लूड नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द रजिस्ट्रार ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ऑन एग्जामिनिंग, ठीक है, SPIC, ये क्या होता है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, इसमें जो फॉर्म नंबर होता है उसका नाम होता है INC 32, इनकॉर्पोरेशन 32, फाइंड्स सच एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट टू बी डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट, ही शेल गिव इंटीमेशन टू द एप्लीकेंट टू रिमूव द डिफेक्ट और रीसबमिट द ई फॉर्म within how many days from the date of intimation given by the registrar, and applicants have to remove the defect and resubmit the e-form। कितने दिन में वो डिफेक्ट को आपको करेक्ट करना है, 15 डेज के अंदर अंदर वो आपको करेक्ट करना है। Which one of the following ultra virus act can not be ratified even by the unanimous consent by of all the stakeholder? अल्ट्रा वायरस एक्ट जिसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, तो कौन सा है, एनेक्ट अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA के बाहर जाकर आप कोई काम करते हो तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा मेरा सी। नेक्स्ट, रिगार्डिंग इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अंडर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो क्या पूछ रहा है, नॉट ट्रू, पढ़ने में बहुत सावधानी रखनी है। तो स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में क्या सही है, इट मे बी ऑफ न्यू क्लास ऑफ शेयर नॉट इश्यूड अर्लियर। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो ये कह रहा है कि न्यू होनी चाहिए, पहले से इशू नहीं होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provides that a limited company having a share capital may, if so authorized by its article of association, alter its memorandum of association in its general meeting to, ये करेक्ट जी, जो ऑथोराइज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके द्वारा अगर आप ऑथोराइज है तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। पहला, इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक एक्सपेडाइट, जो इतने भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल बनाने का। दूसरा, कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ ए लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर विदाउट चेंज इन वोटिंग परसेंटेज, ये भी आप कर सकते हैं। कन्वर्ट ऑल और एनी स्टॉक एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुली पेड शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन, शेयर को तो स्टॉक में, स्टॉक को शेयर में, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी में इश्यू फुली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर एक्सेप्ट फ्रॉम, किससे बोनस शेयर आप इश्यू कर सकते हो, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट फ्रॉम, किसको छोड़कर, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी से कर सकते हैं, CRR से कर सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट से नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए प्रोविजन अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टू व्हाट लिमिट is a company authorized to purchase its own share or other specified securities unless the buyback is approved by the special resolution। तो कितने परसेंटेज तक जो है वो अपन कर सकते हैं, तो इसका लिमिटेड 25% और लेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो है वो 25% हम क्या कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं।
नेक्स्ट, सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 of the Companies Act 2013 provides that the board of directors of a company shall not declare interim dividend during any financial year or at any time during the period from closure of the financial year till holding of the annual general meeting out of, ठीक है, किसमें से जो है वो कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती? तो किसमें से नहीं कर सकती? सीआरआर में से नहीं कर सकती, क्योंकि सीआरआर में से क्या इशू करते हैं? बोनस शेयर इशू करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 123 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिपॉजिटेड इन ए शेड्यूल्ड बैंक इन ए सेपरेट अकाउंट विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में सेपरेट बैंक में पैसा जमा कराना जरूरी है डिविडेंड का डिक्लेरेशन के? विद इन 5 डेज। चलिए जी, ये भी क्लियर हो गया। एनएफआरए की जो इसमें बताया है, पूछा है, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कन्फर पावर टू एनएफआरए National Financial Reporting Authority to make order for imposing penalty for professional misconduct committed by any member or firm of chartered accountant registered under the Chartered Accountant Act 1949. According to section 132 4C, the amount of penalty in case of individual, किसके केस में पूछ रहे हैं? इंडिविजुअल के केस में पूछ रहे हैं। तो इंडिविजुअल के केस में पेनल्टी कितनी है? 1 लाख रुपी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड। ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल के केस में 1 लाख रुपी एंड 5 times, और फर्म के केस में 5 लाख रुपीज और 10 times। ठीक है, चलिए जी, सॉरी 10 times इसमें फर्म के केस में, ऑप्शन मेरा इंडिविजुअल के केस में तो क्या होगा? 5 times वाला डी होगा। Where a company is required to constitute an audit committee who can recommend the name of individual auditor or of an audit firm to replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent as per the rule subsection 2 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014. कौन करेगा नाम प्रपोज? कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होती है उसी के द्वारा हमारा ऑडिटर अपॉइंट होता है। In accordance with the Rule 13(1) of the Companies Accounts Rule 2014, which of the following class of companies shall not be required to appoint an internal auditor who may either be an individual or a partnership firm or a body corporate? यानी किसको अपन जो है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते? तो एवरी 1 person कंपनी, ओपीसी को क्या नहीं कर सकते अपन? एज ए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। As per section 141(1) of the Companies Act 2013, who among the following persons shall be eligible for appointment as an auditor? ये पूछ रहे हैं इलेजिबल, कौन इलेजिबल है? तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए इलेजिबल है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लेना, मैं सिर्फ अभी आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173(1) of the Companies Act 2013, every company shall hold its first meeting of the board of directors within 30 days of the date of incorporation and thereafter hold a minimum number of 4 meetings of the BOD every year in such manner that not more than how many days shall intervene between 2 consecutive meeting of the board. 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितने का गैप होना चाहिए? 120 days का गैप होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी इन प्रिपेयरिंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज सोन अंडर द हेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होगा? लॉसेज ड्यू टू अर्थक्वेक। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द वेंडर कंपनी आर पेड एंड बोन बाय द परचेजिंग कंपनी। कौन पे कर रहा है, बोन कर रहा है? परचेजिंग कंपनी बोन कर रही है। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी इट विल बी डेबिटेड। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अपन डेबिट किस नाम से करेंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर को गुडविल के नाम से करेंगे। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इज मोर देन अमाउंट ऑफ पीसी। परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा नेट एसेट है तो प्रॉफिट है तो किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ए डेफिशिएंसी अकाउंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इज। डेफिशिएंसी अकाउंट क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? असेट को बेचने की जो प्रोसीड्स है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी पेमेंट इज टू बी मेड टू द फॉलोइंग पार्टीज। पेमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले पेमेंट करेंगे लीगल चार्जेज का, देन पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन चार्जेज का, देन करेंगे अपन डिबेंचर होल्डर का, और उसके बाद करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो पेमेंट ऑर्डर जो है उसका क्वेश्चन है लिक्विडेशन का। ये इन द केस ऑफ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कौन सा मेथड नहीं है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है,
अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, लिक्विडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी, ये भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेथड होता है। तो फिर बचा क्या, कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये मेरा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट परमिटेड, क्या पूछ रहा है, नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कह रहा है कि अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कौन सा जो मेथड है वो अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। तो आ जाएगा इसमें कैंसिलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट, ये मेरा आंसर है इसमें। Under the scheme of internal reconstruction, trade creditors are given the option to either accept 50% of their claim in cash in full settlement or to convert their claim into equity share of ₹10 each. क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कि या तो 50% अपना कैश में ले लो, ठीक है, या फिर आप अपने जो शेयर क्लेम अपना जो पेमेंट है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा लीजिए। आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ₹5 लाख 60% एक्सेप्टेड द इक्विटी शेयर्स। तो इसका मतलब 40% ने क्या किया, पहला वाला ऑप्शन चूज किया। तो 5 लाख का 60% कितना हुआ, ठीक है, 3 लाख रुपये। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी, यानी 40%, 5 लाख का जो 40% है वो कितना हुआ, 2 लाख हुआ, कितना हुआ, 2 लाख हुआ, सॉरी 2 लाख हुआ। अब 2 लाख का ये कह रहा है जी 50% तो कैश में दे देंगे, इसका मतलब 50% क्या हो गया, वेव हो गया। तो बचा कितना, कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा। इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर क्रेडिट नोट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंट्रीज फॉर, क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नोट लिस्ट अंडर अकाउंटिंग मास्टर इन टैली प्राइम, कि टैली प्राइम में क्या लिस्ट में नहीं आता है, ट्रांजेक्शन नहीं आता है, ध्यान रखना। टैली का भी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी पूछी है इन्होंने, ठीक है, कई बार हमारे सिलेबस में दिया होता है तो उसमें टैली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। Which accounting standard lay down the principle and procedure for preparation and presentation of CFS, consolidated financial statement से related कौन सा AS होता है, AS 21 होता है। नेक्स्ट है, इन कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, माइनॉरिटी में क्या आएगा, शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो कैपिटल प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है। कॉस्ट इनकर्ड इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, कॉस्ट सेंटर का एग्जाम्पल है, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे अपन खर्चा करते हैं तो। हिस्टोरिकल कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, पास्ट में आपने कोई खर्चा कर दिया, दैट आर नॉन रिकवरेबल एंड प्ले नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग और कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं, जो पास्ट में हो चुकी है उसका डिसीजन मेकिंग में कोई भी लेना देना नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। ए फर्म विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर इट्स एक्सपांशन प्लान, इन सच ए केस लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट नहीं होता, वो जो एग्जाम्पल है वो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, ये करेक्ट नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ए लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2014। आपको बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दे रखा है। एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, तो एक्चुअल में कितने घंटे लगे, 500, ठीक है। तो 8 घंटे में स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, ठीक है, एक्चुअल आवर्स वर्क दे रखा अपन को और एक्चुअल प्रोडक्शन बता रखा अपन को। एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगते हैं, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए, 60 मल्टीप्लाई बाई 8, 480 आवर्स हो गया। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे और उसका आंसर आएगा मेरा 96% आएगा। चलिए नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबल बजट इज सूटेबल इन केस वेयर। फ्लेक्सिबल बजट कहाँ सूटेबल रहता है, देयर आर फ्लक्चुएशन इन सेल्स, जहाँ पर फ्लक्चुएशंस होती है, चेंजेज होते रहते हैं, वहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट सूट करता है। बाकी ऑप्शन नहीं है, मैं बाकी ऑप्शंस पे नहीं जा रहा क्योंकि लंबा टाइम लग जाएगा। बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट इंक्लूड, बजट मैनुअल में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बजट मैनुअल में डिटेल नहीं होती है। एन एक्टिविटी बेस्ड मेथड ऑफ बजटिंग विच रिक्वायर ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेशली जस्टिफाइड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, हर बार आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एक एक चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इक्विवेलेंट टू वर्क प्रोड्यूस एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द बजट ऑफ स्टैंडर्ड आवर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट करेक्ट। सीडी के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? सीडी आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जो सीडी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन द बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म ऑफ इश्यूइंग सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म में क्या होता है? प्राइस एट विच सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इज नोन इन द एडवांस टू द इन्वेस्टर। जो प्राइस ऑफर की जा रही है वो ऑलरेडी एडवांस में क्या होती है? नोन होती है। इन ग्रीन शू ऑप्शन इन द बुक बिल्डिंग मेथड, प्रोमोटर इंस्ट्रक्ट द एस्टेब्लाइजिंग एजेंट अबाउट द टाइमिंग, क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर्स आर टू बी बॉट। तो ये आंसर इसमें करेक्ट होगा ग्रीन शू ऑप्शन में। नेक्स्ट, बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज एंड सब्सक्राइब्ड टू बाय नॉन रेजिडेंट इन ए फॉरेन करेंसी कैरिंग ए फिक्स इंटरेस्ट और कूपन रेट कन्वर्टेबल इनटू ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आर कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एन ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर बोलते हैं। कि राइट शेयर क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उन्हीं को ही इशू किए जाते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू फैसिलिटेट लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। An organization which hold securities of a shareholder in an electronic form and facilitate the transfer of ownership of securities on the settlement date is called। तो जो सिक्योरिटीज को अपन जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कौन रखता है उसको? डिपोजिटरी रखता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहा है? कि CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप एज द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया। फर्स्ट कौन था? NSDL था। तो ये आंसर गलत है, करेक्ट नहीं है ये पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू परफॉर्म मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट। ये SEBI का फंक्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है? टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी ने मॉनेटरी पॉलिसी का काम करता है RBI। तो यहाँ पर क्या दे दिया ने? मॉनेटरी की जगह क्या कर दिया? फिजिकल। ठीक है, तो ये आंसर क्या, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंसिंग स्कीम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुद्रा स्टैंड फॉर। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये मुद्रा का फुल फॉर्म होता है। विच गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया 1924 अंडर द एज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एडवाइजरी कमेटी। ये किसने प्रिपेयर की थी? तो ये प्रिपेयर की थी किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर की थी रिपोर्ट। एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज सेटअप फॉर। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किस लिए सेटअप की जाती है? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड द सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेएबल बाय द बोरोवर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? गिल्ड फंड बोलते हैं। जो म्यूचुअल फंड जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होती है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया। NBFC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बताना है। तो NBFC कैन डिलीवर क्रेडिट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड टू स्मॉल लोकल बोरोवर्स। इसको क्या कर सकती है? फाइनेंसिंग कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट अबाउट SLR स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो ए टूल यूज्ड बाय RBI। तो SLR के बारे में क्या गलत है? SLR इज यूज्ड बाय RBI टू ऑगमेंट बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो क्या SLR जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करने के काम आती है? बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है ये, मतलब गलत ऑप्शन है। तो ये नॉट करेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड ऑपरेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन इंडिया इन द ईयर। कौन से साल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट की थी NSE ने? 1994 में। ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन द यूनिट्स ऑफ अदर म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, तो उसको क्या बोलते हैं? फंड ऑफ फंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइनेंसिंग डेरिवेटिव। फाइनेंसिंग डेरिवेटिव का टाइप नहीं है, तो कौन नहीं है? इक्विटी शेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज नॉट करेक्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट इंडियन कॉर्पोरेट बोरोवर्स सेल इन द ओवरसीज मार्केट आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड बोलते हैं। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि इंडियन कॉर्पोरेट बोरो करते हैं, उसको बोरोवर सेल करते हैं किसमें, ओवरसीज मार्केट, बाहर सेल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20,000 टू डबल एट ए कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8% पर एनम अप्रोक्सीमेटली, तो मेरे हिसाब से 9 ईयर आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल नहीं है। स्ट्राइक बाई फैक्ट्री वर्कर्स, ये सिस्टमेटिक रिस्क का एग्जाम्पल नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ए कंपनी, आपको 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 50 लाख के, इक्विटी शेयर दे रखा है 80 लाख का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 15 लाख का, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी दे रखा है 250 MPS, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो PE रेशियो का आपको फॉर्मूला लगाना है MPS अपॉन EPS, तो आंसर आ जाएगा मेरा 20 टाइम्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछ रहे करेक्ट कौन सा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आर यूज्ड टू मेजर द रिटर्न टू शेयर होल्डर ओनली, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा C करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में किसको कंसिडर नहीं करते, संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। विच मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग अज्यूम दैट द कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कौन सी रेट पे करते हैं, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। If a project has a profitability index of 1.40, it means that return from the project is rupees 1.40 against every investment of rupees 1, यानी 1 रुपये अगेंस्ट के बदले मुझे कितना मिल रहा है, 1 रुपये 40 पैसा मिल रहा है। ये PE प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंडेक्स का मतलब होता है। इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच ऑफ कैपिटल बस्टिंग एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट, एडजस्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंटेड करते हैं किससे, IRR से करते हैं अपन। आपसे करें RF दे रखा है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो दे रखा है, और बीटा आपको दे रखा है। आपसे करें CAPM मॉडल से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, तो आपको ध्यान है CAPM मॉडल से कैसे निकालते हैं, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17.5%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्या पूछ रहा है, नोट करेक्ट, आपको नोट करने की चीज़ है ये, आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी है कि जल्दी से पढ़ते टाइम पे गलती ना करें, वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं, इक्विटी सोर्स की भी एक कॉस्ट होती है, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, तो ये गलत है। ABC लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर इन द करंट ईयर विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% एवरी ईयर, ठीक है। तो D0 आपको दे रखा है 2 और D1 क्या हो जाएगा 2 + 10%, ठीक है जी। इफ द इक्विटी शेयर इज प्रेजेंटली कोटिंग इन द मार्केट एट 22, तो P0 हो गया मेरा प्राइस, मार्केट प्राइस MPS हो गया मेरा 22। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अकॉर्डिंग टू ग्रोथ मॉडल विल बी, आपसे कराया जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली, तो आपको पता है ग्रोथ मॉडल में कैसे निकालते हैं, D1 अपॉन P0 प्लस G, तो आंसर आ जाएगा मेरा 20%। इन कंप्यूटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन क्या पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट। इफ मार्केट वैल्यू वेट आर यूज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज सेम एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये गलत है। A firm is using equity 10% preference share and 12% debenture in its capital structure. Financial break-even point is defined. Financial break-even point कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला से। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है तो उसको बिफोर टैक्स बनाएंगे प्लस इंटरेस्ट कर देंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ ए फर्म आर 3 and 2 रेस्पेक्टिवली। इफ सेल्स इंक्रीज बाई 4%, अगर सेल्स इंक्रीज होती है 4% से, देन EPS विल बी राइज बाई, EPS कितने % से इंक्रीज होगी, 24% से इंक्रीज होगी। ए फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लीवरेज विल हैव, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है तो इसका मतलब है कि उसका हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा और लोअर जो है वो उसका मार्जिन होगा। इफ ए कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40% एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी शुड बी,
तो जी ग्रोथ रेट कैसे निकालते थे, बी इंटू आर, ध्यान है आपको, ठीक है। तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 12%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट बताओ। तो फैक्टरिंग इज ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर बाई ए फर्म सेल इट्स ट्रेड डेप्ट एट ए डिस्काउंट टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फैक्टरिंग के बारे में करेक्ट है। हम डेटर्स को बेच देते हैं कुछ अमाउंट पर और वो एजेंसी उससे अमाउंट कलेक्ट करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रेडेड इन द इंडियन कैपिटल इंडियन मनी मार्केट, कौन इंडियन मनी मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड सच एज इक्विटी एंड डेप्ट। तो ये आ जाएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट आ गया। तो कौन सा जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, 4, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, रेलिवेंस होती है, रिलायबिलिटी होती है, कंपेरेबिलिटी होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब 11th क्लास की बातें हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल ये होता है, तो कौन नहीं है, मैचिंग वाला नहीं है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। The information contained in the financial statement must be free from bias and should not influence the decision making to achieve a desired outcome. This characteristic of financial statement is called, उसको क्या बोलते हैं, prudence बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, prudence. The golden rule of current asset valuation, cost और market value, market price whichever is lower. It is based on conservative approach के ऊपर based है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बोलती है, फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में इनकम हो रही है तो उसको इग्नोर कर दो। Which one of the following cost is included in the cost of inventory according to accounting standard 2? तो किसको इंक्लूड करते हैं, स्टोरेज कॉस्ट वेयर द स्टोरेज प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सच स्टोरेज, ठीक है। तो ये इसमें जो ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट आ जाएगा, इंक्लूडेड। नेक्स्ट, there are 1000 unsold unit at the end of accounting year. Cost price per unit for these unit are rupees 25. The estimated selling price, the closing date is rupees 20 per unit. A commission of 5% is also payable on sales according to S2 the value of closing stock. तो closing stock की वैल्यू कैसे निकालें, cost और market price whichever is lower। तो ये आ जाएगा मेरा 19,000। According to accounting standard 10, property, plant and equipment, which one of the following cost is not included in the carrying amount of an item? किसको include नहीं करेंगे, inauguration cost of opening and new facility। inauguration cost जो है वो property, plant, equipment पे नहीं आती है। According to accounting standard 10, property, plant and equipment, which one of the following statement is not correct? क्या correct नहीं है, depreciation is always a non-cash expenses, ये गलत है। X Limited deals in 4 product ABCD which are neither similar or nor interchangeable. At the time of closing of its account for the year 23-24, the historical cost and NRV of an item closing stock are determined. अपन historical cost और NRV whichever is lower करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 230 इसका, देख लेना आप। A payment of rupees 10,000 towards lawyer's fees to defend a suit claiming that the office building belonging to the plaintiff is, कौन सा खर्चा है ये, revenue expenditure है। Temporary hut were constructed at a cost of rupees 1 lakh which were necessary for the completion of the housing project. These huts were demolished later on when the housing project got completed. जैसे ही कंप्लीट हुआ मेरा प्रोजेक्ट मैंने वो टेम्परेरी झोपड़ी हटा दी। तो वो जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट होता है, आपको पता है प्रीपेड सैलरी जो है पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल में भी अगर पूछे तो रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, और उसके साथ में एक सेट होता है। AB Limited sold an equipment of book value of rupees 90,000 at a gain of rupees 8,000. As per AS3 on cash flow statement, it will be shown under the head cash flow from operating activities. Operating activities में कितना आएगा, तो operating activities में कितना आएगा, operating activities में कितना आएगा, cash flow from operating activities। एक मिनट, AB Limited sold an equipment of book value 90,000 at a gain of 8,000, ठीक है। 98 एज पर S3 ऑन कैश फ्लो इट विल बी शोन अंडर द हेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 98 नहीं आएगा, क्योंकि अपन इस पर तो प्रॉफिट या गेन आएगा ना, तो 8,000 आएगा, ये गलत है, ये 8,000 आएगा यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना, प्रॉफिट या गेन आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट,
XYZ Limited is a financial enterprise. As per AS3 on cash flow statement, loans and advance given to subsidiaries and interest earned on them are shown as. ये कौन सी एक्टिविटीज होगी? मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई. शार्प विजन लिमिटेड डीलिंग इन कंप्यूटर हार्डवेयर आइटम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. उन्होंने दिया अपन को सेल्स बता दिया 40 लाख का, अमाउंट पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स बता दिया, सेलिंग एक्सपेंसेज पेड, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड बता दिया. नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज पर AS3, तो इसका आंसर आएगा 2,83,000. अब देख लेना एक बार सॉल्व करके, क्योंकि इतना टाइम अब है नहीं, डिटेल ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया ये. ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2024, AB लिमिटेड प्रपोज 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व. फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनी डिक्लेरेशन एंड declaration of dividend out of reserve rule 2014 will be 9,86,250. As per schedule 3rd of Companies Act 2013, capital work in progress will be classified in the balance sheet as a non-current asset आएगा. As per accounting standard 22, deferred tax liability arise when. deferred tax liability कब होती है? अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम. जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होती है तो deferred tax liability आती है. When a new company is formed to purchase or take over the business of two or more existing company, it is called, उसको क्या बोलते हैं? amalgamation बोलते हैं अपन. AX Limited agreed to take over the business of BX Limited. The following information is provided. आपको डेटा दे दिया. AX Limited has agreed to issue 9% preference share of ₹100 each in the ratio of 3 share of AX Limited for every 4 share. 4 के बदले 3 शेयर देंगे, तो 3 शेयर देंगे 4 के बदले. तो प्रेफरेंस शेयर कितने हमारे? प्रेफरेंस शेयर है 2000, तो 2000 के बदले कितने देंगे? 2000 के बदले देंगे हम 1500 तो प्रेफरेंस शेयर देंगे. और एक शेयर कितने का देंगे? 100 रुपये का, मल्टीप्लाई बाई 100. टू इशू 8% डिबेंचर. डिबेंचर को कंसिडर नहीं करते पीसी में. टू पे ₹50 पर इक्विटी शेयर इन कैश एंड इशू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 6 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर. 6 शेयर देंगे 5 के बदले. तो इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000. तो कितने हो गए? 12,000. 12,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई एक शेयर कितने का? 12.5 का, मल्टीप्लाई कर दो 12.5 से. और एक शेयर के लिए क्या देंगे? 50 रुपये कैश देंगे. तो 10,000 के लिए कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 50 कर देना. तो मेरे पास में पीसी का आंसर आ जाएगा 8 लाख रुपये. तो फ्रेंड्स ये जो था आपके पास में, ये देखो सॉल्व करने के लिए ये ऐसी रफ पेपर देता है आपको. ये टोटल पेपर था असिस्टेंट कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर का, जो यूपीएससी ने कंडक्ट करवाया था. इससे आपको ये पता चल गया कि जो यूपीएससी है वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, और एफएम के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑडिट के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉ के क्वेश्चन कैसे आते हैं. आपको लगा होगा कि 70% क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी थे, 30% क्वेश्चन बहुत मॉडरेट थे. जो क्वेश्चंस मॉडरेट थे वो ऐसे ट्रिकी थे कि आप अगर थोड़ा सा अगर आपने डीप स्टडी की है तो आप उसको आसानी से कर सकते थे. तो इसी पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की एग्जाम्स की भी स्टडी करिए. और ये पेपर मैंने अपने कोर्स में अपलोड कर दिया है. आपको डिटेल देखना हो तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं. आप ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र में भी देख सकते हैं, और जो कोर्सेज है आपने जो ले रखा है उसमें भी इसको देख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. मैं और भी पेपर के रिव्यू लाता रहूँगा. मेरे अनुसार ये पेपर थोड़ा ईजी था एज कम्पेयर टू असिस्टेंट डायरेक्टर कोस्ट के. ठीक है, बाकी मिलते हैं नए पेपर के साथ में.